आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक लड़के को कुछ पैसे उधार दी हुई थी और एक समय का लिमिट बनाया गया था, कुछ दिन तय किए गए थे कि इतने दिनों के अंदर ये पैसे वापस कर देना है। लेकिन ये जो लड़का था, वो पैसे वापस नहीं कर पाता है उतने दिनों के अंदर, तो ये महिला उस लड़के से तगादा करती है और बार-बार उससे पैसे की माँग करती हैं। फिर जो लड़का था उसे इतना बुरा लगता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि एक रोज़ ये लड़का उनके घर पहुँचता है और फिर इनका मर्डर कर देता है। और साथ ही साथ उनका एक लड़का भी था, उस लड़के को भी मार देता है और वहाँ से ये फरार हो जाता है। लेकिन जब ये मामला पुलिस तक जाता है और पुलिस जब तफ्तीश करती है, तो ये जो कातिल था ये पकड़ा जाता है। अगर ये कातिल एक गलती नहीं करता और इसकी गलती थी ₹10 की फटी नोट। अगर इसके पास सही नोट होता, अच्छा नोट होता और इसका ₹10 का नोट फटा नहीं होता, तो शायद इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाता, थोड़ा समय लगता। पूरी कहानी क्या और पूरी माजरा क्या है, आप भी अगर जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना या जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी नई दिल्ली के पालम विहार से है। पालम विहार में एक परिवार रहता है, जो परिवार के मुखिया हैं, उनका नाम कृष्ण स्वरूप है और ये वहीं पर एक एयरफोर्स में ये एक अकाउंटेंट के तौर पर ये काम करते हैं। इनका गवर्नमेंटेड जॉब है, उसी में ये नौकरी करते हैं एयरफोर्स में अकाउंटेंट के तौर पर। और इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम बबीता है और इनका एक बेटा भी है और बेटे का नाम गौरव है। जो बेटा है उसकी उम्र 27 साल है और जो इनकी पत्नी है बबीता, उनकी उम्र तकरीबन 52 साल है। जो कृष्ण स्वरूप है, ये वहीं कुछ दूरी पर जो एयरफोर्स का कैंप है, वहाँ ये जॉब करते हैं और डेली सुबह ये अपने घर से वहाँ चले जाते हैं और काम करके, नौकरी करके शाम को ये वापस अपने घर आ जाते थे। एक रोज़ ये नौकरी पर गए हुए थे, सुबह अपने घर से जाते हैं और जब शाम होती है, तो जब ये वापस लौटते हैं, तो देखते हैं कि जो इनका घर का मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है, वो खुला हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता था कि गेट का दरवाज़ा खुला हुआ हो। ये चीज़ उन्हें बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो जब भी आते हैं, तो पहले डोरबेल बजाते और फिर डोरबेल बजाने के बाद दरवाज़ा खुलता और ये घर के अंदर जाते थे। लेकिन उस दिन दरवाज़ा खुला हुआ था और ये सोचते हैं कोई बात नहीं, हो सकता हो अभी कोई घर के अंदर गया हो या भूलकर खुला ही छोड़ दिया गया हो। ये घर के अंदर जाते हैं और अपने वाइफ को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन जो इनकी पत्नी थी, उनका आवाज़ रिप्लाई नहीं आता है और फिर ये बेडरूम में जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ की हालत देखते हैं, तो ये परेशान हो जाते हैं और इनकी हालत ख़राब हो जाती है। ये हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो इनकी पत्नी थी वो फर्श पर पड़ी हुई थी और खून से वो लथपथ थी और फर्श पर भी खून पड़ा हुआ था। फिर ये अपना होश खो बैठते हैं और बेटे को भी आवाज़ लगाते हैं, लेकिन बेटे का भी जवाब नहीं आ रहा था और बेटे का भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर वो बेटे के कमरे की तरफ भागते हैं, तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि बेटा भी फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके भी शरीर पर पूरे खून से भरे हुए हैं और वहाँ फर्श पर भी खून से पूरा फर्श भरा हुआ है। फिर ये आस-पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं और फिर वहाँ आस-पड़ोस के लोग पहुँचते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, एम्बुलेंस भी आती है। फिर ये जो दोनों डेड बॉडी थे, इन लोगों की मौत हो चुकी थी, इन्हें एम्बुलेंस में रखा जाता है। एक बार हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ से क्लियर हो जाता है कि इनकी मौत हो चुकी है। फिर वहाँ से इनका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है इन दोनों लोगों को। अब ये जो कृष्ण स्वरूप थे, ये अपने रिश्तेदारों को ये जानकारी देते हैं, बताते हैं और फिर इस दुःख में शामिल होने के लिए सारे रिश्तेदार इनके घर पहुँच जाते हैं। यहाँ आते हैं, सब लोग दुखी में थे, पूरा माहौल गम में था और पुलिस इस मामले में छानबीन करती है और तफ्तीश करती है। इनके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। पुलिस डीवीआर लेने की कोशिश करती है और जाती है तो देखती है कि जो डीवीआर था वो गायब है, यानी कि जो कातिल है वो अपने साथ डीवीआर भी लेकर जा चुका था। पुलिस ने घर के अंदर छानबीन की तो पता चला कि इस घर में सब सामान इधर-उधर तितर-बितर पड़े हुए हैं और पुलिस की जो थ्योरी है ये निकला कि इस घर में लूट-पाट हुआ है और लूट-पाट होने की वजह से ही इनकी मौत हुई है। लेकिन जो कृष्ण स्वरूप थे, ये अपने घर में एक बार जाँच करते हैं तो पता चलता है कि उनके घर में से कोई ऐसी चीज़ गायब नहीं है और कोई ऐसी चोरी नहीं हुई है और ये लूट-पाट का मामला हो ही नहीं सकता है। और पुलिस भी ये सोचती है कि अगर ये लूट-पाट का मामला होता तो चोर इतना सोच और समझ कर नहीं आता है कि वो चोरी करेगा और किसी को मारेगा और मारने के बाद जो घर में सीसीटीवी का जो डीवीआर है, जहाँ पर पूरा स्टोर होता है वीडियो, उसको लेगा और फिर वो अपने साथ लेकर चला जाएगा। पुलिस को भी ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है और लेकिन उसके पास भी कोई सुराग नहीं था, कोई क्लू नहीं था कि किसके पास पहुँचा जाए और किसको पकड़ा जाए। फिर कृष्ण स्वरूप से पुलिस पूछताछ करती है और उनसे पूछती है कि आपको अगर किसी से दुश्मनी हो या किसी पर शक हो तो आप बताएँ, हम उससे उठाएँगे और उससे पूछताछ करेंगे। लेकिन जो कृष्ण स्वरूप थे वो बताते हैं कि उनकी दुश्मनी किसी से नहीं है और उनकी शक किसी पर नहीं है।
फिर अब कृष्ण स्वरूप के बारे में भी पुलिस पता करती है कि पति पत्नी के बीच के रिश्ते कैसे थे, क्या ये दोनों ठीक से रह रहे थे या इनके बीच भी रिश्तों की खटास थी। तो पता चला पुलिस को कि ये लोग बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे और इनके बीच में कोई झगड़ा और कोई तकरार नहीं था। अब पुलिस तय करती है कि आस पड़ोस में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी भी तलाशी की जाएगी। आस पड़ोसों के पड़ोस में जो लोग थे उनके घर पुलिस पहुंचती है और उनके घर से भी सीसीटीवी जो फुटेज था वो लेती है और चेक करती है। वहां से भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं, वहां से भी पुलिस को कोई क्लू और कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन एक वीडियो पुलिस को मिलता है और वो जो वीडियो था वो मात्र 4 सेकंड का था और उसमें पुलिस देखती है कि एक व्यक्ति है जो काफी तेजी से जा रहा है और उसका मुंह बंधा हुआ है कपड़े से और उसके हाथ में कोई चीज है। जब पुलिस उसे ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि ये डीवीआर ही है। लेकिन उस फोटो को काफी जूम किया था उस वीडियो को, लेकिन फिर भी पुलिस को ये नहीं पता चल पाता है कि जो व्यक्ति है ये कौन है। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी पूछा जाता है कि इस हुलिये का या इस तरह के चाल ढाल के जिस तरह ये चल रहा है उस तरह कोई व्यक्ति चलता हो, आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग बताएं। लेकिन लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और वो लोग मना कर देते हैं। फिर अब पुलिस तय करती है कि जो ये लड़का है, जो व्यक्ति है, ये पैदल जा रहा है, तो जाहिर-सी बात है कि इस एरिया में कहीं न कहीं से वो ऑटो या रिक्शा या कुछ न कुछ, कोई न कोई सवारी तो ज़रूर लिया होगा, इसको जहाँ तक जाना था वहाँ तक जाने के लिए। फिर उस एरिया में इस वीडियो के आधार पर जगह-जगह ई-रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को और रिक्शा वालों को दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा व्यक्ति जो कपड़े पर मुँह बाँधा हुआ हो और आपके साथ कभी रिक्शे पर ये बैठ कर गया हो। वहाँ से भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं और पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है और कोई सुराग नहीं मिलता है। उस एरिया के सारे रिक्शे वालों को खंगाल दिया जाता है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन तभी एक ई-रिक्शे वाला पुलिस के पास पहुँचता है और वो कहता है कि साहब, मुझे ये व्यक्ति अच्छी तरह से याद है और मुझे याद है कि ये उस दिन मेरे रिक्शे पर बैठा था और मैं इसको ले जाकर मेट्रो स्टेशन पर छोड़ा था। पुलिस इस रिक्शे वाले से पूछती है कि तुम दिन भर में सैकड़ों लोगों को बैठाते हो और सैकड़ों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हो, तो तुमको ये व्यक्ति याद क्यों है? तो ये रिक्शे वाला बताता है कि दरअसल ये जो व्यक्ति मेरे रिक्शे पर बैठा था, इसके शरीर पर कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे और मैं इससे पूछा था कि सर, आपको अगर चोटें आई हैं, कहीं कटा-पीटा हो तो कहिए, तो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति था वो मना कर दिया और वो कहा कि नहीं, तुम मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ दो। फिर पुलिस उससे हुलिये के बारे में, चेहरे के बारे में पूछती है तो बताता है कि साहब, उस समय भी उसका मुँह बँधा हुआ था और मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। पुलिस उससे कहती है कि सोचो तुम, शायद कुछ तुम्हें उसके बारे में याद आ जाए। फिर ई-रिक्शे वाला कुछ सोचता है और वो बताता है कि साहब, मुझे एक चीज़ और याद आया। मैं जब इसको मेट्रो स्टेशन पर छोड़ा तो उस वक़्त जो मेरा किराया बन रहा था वो ₹30 बन रहा था और मुझे एक 20 का नोट और एक 10 का नोट दे रहा था। लेकिन जो इसका 10 का नोट था वो फटा हुआ था और मैं लेने से इनकार कर दिया। लेकिन वो बार-बार कह रहा था कि मेरे पास यही है और तुमको यही लेना पड़ेगा, मेरा पास दूसरा नोट है ही नहीं है। लेकिन जो ई-रिक्शे वाला था वो बार-बार उस लड़के को, उस व्यक्ति को मना करता है कि ये जो 10 का नोट फटा हुआ है वो नहीं लेगा। फिर अंत में जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो ये जो लड़का था वो उस ई-रिक्शे वाले से कहता है कि क्या तुम पेटीएम यूज़ करते हो? तो रिक्शे वाला बताता है कि हाँ, मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ। फिर ये जो लड़का था उसका नंबर लेता है और नंबर लेने के बाद उसके नंबर पर पेटीएम कर देता है। अब जो पुलिस थी उसके चेहरे पर थोड़ी-सी खुशी आती है और उसे एक रास्ता मिलता है और उसे लगता है कि अब कातिल पकड़ा जाएगा। जो ई-रिक्शे वाला था उससे वो नंबर को लेती है जिस नंबर से उसको ₹30 पेमेंट किए गए थे पेटीएम के रूप में। उस लड़के का नंबर लिया जाता है, पुलिस नंबर अपने पास लेती है और उसके बारे में पता कराती है और जब जाँच कराती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है एक अभिषेक नाम का लड़का है और उसी का ये नंबर है। अब पुलिस अभिषेक की तलाशी करती है, छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये जो अभिषेक है, ये अभिषेक कोई और नहीं है बल्कि जो बबीता थी जिनकी मौत हो चुकी थी, उनके भाई का ये लड़का है। यानी कि जो ये अभिषेक है बबीता का भतीजा हुआ और ये जो भतीजा था अपने बुआ का ही मर्डर कर चुका था। अब पुलिस अभिषेक को उठाती है और अभिषेक उसके पास भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं था अपना जुर्म कबूल करने का और अपना गुनाह कबूल करने का, क्योंकि जो ठोस एक सबूत था वो पुलिस के हाथ लग चुका था। और अब जो अभिषेक था वो भी अपना गुनाह कबूल करता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है तो ये पूरी कहानी सुनाता है। पुलिस के पास सवाल थे कि आखिर तुमने अपने ही बुआ को क्यों मारा? तो वो जवाब देता है कि वो 2019 में अपने बहन का शादी किया था और बहन की शादी में तकरीबन 50,000 रुपए अपने बुआ से उधार लिए हुए थे। लेकिन वो समय दी हुई थी बुआ, कुछ दिन का लिमिट था कि इतने दिनों के अंदर वो पैसे वापस कर देना है और मैं वो पैसे वापस नहीं कर पाया,
क्योंकि मेरी जॉब चली गई थी, मेरी नौकरी चली गई थी कोरोना के आने की वजह से, और बार-बार जो मेरी बुआ थी, उन पैसों का तगादा कर दी और मुझसे माँगती। जब भी मैं उनके घर जाता तो वो पैसे के ज़िक्र ज़रूर करती और वो पैसे की माँग ज़रूर करती। ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बुआ को पता था कि मैं इस समय बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, और वो जानते हुए भी मुझसे पैसे की माँग कर रही हैं। एक रोज़ ऐसे ही मैं गया हुआ था 2021 में, और वहाँ उनके घर था, और मैं और जो मेरे कज़न थे, जो मेरे बुआ का लड़का था, हम दोनों बैठकर मूवी देख रहे थे। और मूवी में देखने के बाद बुआ किचन में काम कर रही थी, फिर उनके पास चला गया और उनसे बातें करने लगा। लेकिन तभी बुआ एक बार और मुझसे उन पैसों की माँग कर दी, और फिर उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे बहुत उस समय ये चीज़ बुरा लगा। फिर वहीं एक डंबल रखा हुआ था, उसी डंबल को उठाया और बुआ के सर पर ज़ोर से वार किया और बुआ वहीं गिर गईं। फिर जो मेरा कज़न था, जो मेरा बुआ का लड़का था, जो मेरा भाई था, वो भी इस चीज़ को देख लेता है, और मुझे लगता है कि अब मैं उसको ज़िंदा छोड़ूँगा तो एक गवाह बन जाएगा और मैं पकड़ा जाऊँगा और मैं पुलिस के हत्थे चढ़ जाऊँगा। फिर वही डंबल लेकर मैं उसके पास जाता हूँ और उसी डंबल से उसको भी मारता हूँ। हालाँकि हम दोनों के बीच कुछ टाइम तक हाथापाई भी हुई, लेकिन वो ढीला पड़ गया और मैं डंबल मेरे हाथ में था और उसी डंबल से उसके सर पर जोर से वार कर दिया और वो भी फर्श पर गिर गया। फिर दोनों के ऊपर मैं कई डंबल से वार किए, और डंबल से वार करने के बाद जब हमें लगा कि ये मर गए हैं, तो इनको मैं छोड़ा, और छोड़ने के बाद घर में जो सामान थे उसको सब मैं तितर-बितर किया, ताकि पुलिस को लगे या घर वालों को लगे कि यहाँ चोरी का अंजाम दिया गया है और यहाँ चोर आए थे और उन्हीं ने इन दोनों को मारा है, और चोरी करने के बाद चोरी की और यहाँ से कुछ सामान लेकर चले गए। फिर मुझे ध्यान आया कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, और मैं डीवीआर अपने साथ लेकर नहीं गया, तो मैं उसमें आ जाऊँगा और मैं बड़ी ही आसानी से पकड़ा जाऊँगा। फिर मैं डीवीआर उठाया और डीवीआर लेकर मैं यहाँ से निकल गया, और ई-रिक्शे वाले के साथ मैं मेट्रो स्टेशन गया, और वहाँ मैं स्कूटी अपना पहले से ही रखा हुआ था, स्कूटी उठाया और वहाँ से अपने घर चला गया। ये जो अभिषेक था, ये दिल्ली के ही बुराड़ी इलाके का रहने वाला था। ये जो अभिषेक था, ये भी पुलिस को कातिल को ढूँढने में मदद कर रहा था, यानी कि जो कातिल था, वो खुद पुलिस को कातिल को ढूँढने के लिए बार-बार प्रेशर भी करता और बार-बार उनके ऊपर दबाव भी बनाता और मदद भी करता, और ये कहता कि जल्दी से आप लोग कातिल को पकड़िए। यहाँ तक कि जब पोस्टमार्टम हो रहा था, तो वहाँ भी ये जो कातिल था, जो अभिषेक था, वो मौजूद था, और ये अंतिम संस्कार में भी था। यानी कि हर जगह परिवार के साथ था, हर दुःख में परिवार के साथ था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जो कातिल है, ये कातिल उनके साथ ही घूम रहा है। लेकिन जब ये इनके घर से जाता है, तो ये इसके पास जो नोट थे, जो पैसे थे, उसके पास एक सही नोट होता अगर 10 का, और 10 का नोट फटा हुआ नहीं होता, तो शायद ये कभी नहीं पकड़ा जाता। कभी नहीं पकड़ा तो जाता ज़रूर, ऐसा नहीं है कभी नहीं पकड़ा जाता, लेकिन थोड़ा समय लगता, और इसके पास 10 का नोट जो था, वो फटा होने की वजह से ही ये बड़ी आसानी से पकड़ा गया, और पुलिस की एक नायाब तफ्तीश काम आई और पुलिस की मेहनत रंग लाई, और जो कातिल था वो पकड़ा गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।